हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड सिस्टम ऑफ पुली तृतीय घिरनी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास हमने आपको घिरनी के बारे में बताया था। घिरनी का मतलब एक ऐसा मशीन कंपोनेंट जिसके सतह पर गड्ढा हो, ग्रूव कटा हुआ हो और इस प्रकार से ग्रूव कटा हो कि उसमें हम रस्सी को फंसा करके किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। उसे घिरनी पुली कहा जाता है। पुली को पुली और ब्लॉक के रूप में यूज करते हैं। पुली ब्लॉक का मतलब होता है जब पुली, रॉड और बेयरिंग को आपस में जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग पुली ब्लॉक कहेंगे। पुली ब्लॉक दो प्रकार का होता है, स्थिर और गतिमान, फिक्स्ड और मूवेबल। फिक्स्ड तब होगा जब हम पुली को कहीं से बांध देंगे और वह गति नहीं करेगा, पुली अपने स्थान को नहीं छोड़ेगी। और गतिमान तब कहेंगे जब वह अपने स्थान से गति करे, अपने स्थान को छोड़ सकता है। आज हम लोग थर्ड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड सिस्टम में क्या होता है, पहले हम लोग घिरनी तंत्र को समझेंगे। जब बहुत सारे घिरनियों को आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि किसी प्रयास की सहायता से वस्तु के भार को उठाया जा सके, उसे घिरनी तंत्र कहा जाता है, सिस्टम ऑफ पुली कहा जाता है। सिस्टम ऑफ पुली 3-4 प्रकार का होता है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली और वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली। आज हम लोग थर्ड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड सिस्टम फर्स्ट सिस्टम का उल्टा होता है। कैसे, आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि 4 पुली को लगाया गया है और इन चारों पुलियों की सहायता से भार W को उठाया जा रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रयास P को लगाते हैं और इस P को जब खींचते हैं तो यह भार ऊपर की तरफ गति करता है। आप फिगर में देख सकते हो कि 4 पुली लगा हुआ है और रस्सी को यदि हम लोग काउंट करेंगे तो रस्सी पहले पुली के लिए एक रस्सी, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा और चौथे के लिए चौथा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रस्सियों की संख्या पुली की संख्या के बराबर होती है। याद करेंगे तीनों सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम के केस में क्या था, वहाँ पर रस्सी की संख्या पुली की संख्या से एक कम थी। सेकेंड सिस्टम में एक ही रस्सी सभी पुलियों को आपस में जोड़ती है और थर्ड सिस्टम के केस में सभी पुलियों की संख्या के बराबर रस्सी की संख्या होती है। आपको करना क्या है, आपको फोर्स P लगा करके भार W को उठाना है। कैसे उठाएंगे, जब हम भार W को उठाएंगे तो देख सकते हैं कि वायर के अंदर टेंशन उत्पन्न होगा। टेंशन मान लीजिए 4 वायर हैं तो T1, T2, T3, T4 ऐसे इसमें टेंशन उत्पन्न हो रहा है। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि W नीचे की तरफ काम कर रहा है और T1, T2, T3 सब ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं। आपको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W/P। यदि P की वैल्यू को हम लोग गौर से देखें तो P की वैल्यू क्या होगी, T1 के बराबर होगी और सिर्फ W की वैल्यू निकाल लीजिए तो आप मैकेनिकल एडवांटेज को निकाल सकते हो। W की वैल्यू यदि गौर से देखें तो हो जाएगा T1। W की वैल्यू नीचे की तरफ है, यानी FBD जब बनाएंगे तो W नीचे की तरफ काम करेगा और T1, T2, T3, T4 ऊपर की तरफ काम करेगा, यानी W इक्वल टू हो जाएगा T1 + T2 + T3 + T4। चूँकि यहाँ पे 4 पुली को लगाया गया है तो T4 तक उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा P। रस्सी में हम लोग देख सकते हैं T1 की वैल्यू P के बराबर होगी और T2 की जो वैल्यू होगी फिगर में देख सकते हैं T2 की इक्वल टू हो जाएगा T1 + T1 यानी 2T1। T1 की वैल्यू रखेंगे P। ऐसे ही T3 की वैल्यू रखेंगे तो T3 की वैल्यू क्या होगी, 2T2 के बराबर होगा। T2 की वैल्यू रखेंगे 2P तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर P। ऐसे ही T4 निकालेंगे तो 2 का क्यूब P हो जाएगा। इन सभी को देखें थोड़ा गौर से तो हमें एक लॉजिक दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे T3 ले रहे हैं यानी पुली की संख्या 3 तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ रहा है, यानी एक उससे कम आ रहा है। ऐसे T4 ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ रहा है, यानी 4 से एक कम। इसका मतलब ये हुआ कि पुली की जो संख्या होगी उससे एक कम आ रहा है। मान लीजिए कि पुलियों की संख्या n है तो Tn की वैल्यू हो जाएगी 2n-1। क्यों, क्योंकि उसके पुलियों की संख्या से एक कम होती है। तो भार W की वैल्यू रखेंगे तो भार W इक्वल टू क्या होता है,
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एस सो ऑन। यदि पुलियों की संख्या n है तो Tn तक इसको जोड़ेंगे। T1 की वैल्यू रखेंगे p, T2 की वैल्यू 2p, T3 की वैल्यू 2 का स्क्वायर p, फिर T4 इक्वल टू 2 का क्यूब p प्लस एस सो ऑन Tn की वैल्यू 2 टू पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू p। p को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एस सो ऑन 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। यदि इस सीरीज को हम लोग गौर से देखें तो कहेंगे यह जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में। गुणोत्तर श्रेणी में आपको पता है कि जो कॉमन रेशियो होगा वो बराबर होता है। आप देख सकते हैं कि दूसरे पद से पहले पद को भी डिवाइड कीजिए तो 2 आएगा, तीसरे से दूसरे को डिवाइड कीजिए फिर 2 आएगा। इसका मतलब कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है, अब पहला पद 1 है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि n पदों के सम का फॉर्मूला होता है a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपार r माइनस 1। ये गुणोत्तर श्रेणी में n पदों के योग का फॉर्मूला है, इसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, r की वैल्यू है 2, पदों की संख्या है n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी होगा क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, या उसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1, और यहाँ पे p है। तो w का मान निकाल लिया। अब p का मान p है तो हम लोग निकाल सकते हैं यांत्रिक लाभ इक्वल टू w बाई पी। तो p से p कट जाएगा तो यांत्रिक लाभ आता है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली के केस में 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। याद करेंगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के केस में यांत्रिक लाभ इक्वल टू होता है 2 टू द पावर ऑफ n। सेकेंड सिस्टम में यांत्रिक लाभ बराबर स्मॉल n होता है, और यहाँ पर थर्ड सिस्टम के केस में यांत्रिक लाभ इक्वल टू होता है 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1। यदि मान लीजिए इफ़िशियंसी 100% है, इसका मतलब आदर्श मशीन है, तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज आपस में बराबर होते हैं, तो इसकी वैल्यू 2 टू द पावर ऑफ n होगी। लेकिन जब ये आदर्श मशीन नहीं वास्तविक मशीन होगी तो वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो हम लोग रखेंगे 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1, और मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। ये कब होगा? ये जब हम पुली के भार को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी स्मॉल w इक्वल टू 0 कर देंगे। जब हम पुली के भार को कंसीडर करते हैं तब फॉर्मूले में हल्की सी चेंजिंग आती है। क्या चेंजिंग होती है देख सकते हैं हम लोग। फॉर्मूले में चेंजिंग ये है कि T1 की वैल्यू जो होगी वो P के बराबर होगी, और जब हम T2 लेंगे सेकेंड पुली सेकेंड सिस्टम लेंगे तो वहाँ पे पहला पुली यहाँ पे काम करेगा। तो पहले पुली का भार स्मॉल w1 है, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 2T1 प्लस w1। T1 की वैल्यू रखेंगे P, तो यानी हो जाएगा 2P प्लस w1। ऐसे ही T3 की वैल्यू रखेंगे तो 2T2 प्लस w2, तो 2T2 T2 की वैल्यू क्या होगी 2P प्लस w1 प्लस w2 की वैल्यू w2। अब यहाँ पर जाएगा 2 का स्क्वायर P प्लस 2w1 प्लस w2। ऐसे ही T4 की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2T3 प्लस w3। T3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब P प्लस 2 का स्क्वायर w1 प्लस 2w2 प्लस w3 आएगा। यदि इसको हम लोग लॉजिक से देखें तो यदि यहाँ पे पुलियों की संख्या है 4, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 का क्यूब 3 आ जाएगा, फिर 2 फिर 1 फिर 0 ऐसे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक रिलेशन बन रहा है, एक लॉजिक बन रही है। लॉजिक क्या है? यदि इसमें n हो पदों की संख्या, यदि पुलियों की संख्या n हो तो Tn की वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 1p प्लस 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 w1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ n माइनस 3 w3 एंड w2 एज सो ऑन। भार को जोड़ेंगे हम लोग, w इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। यहाँ पे 4 है तो 4 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू P, T2 की वैल्यू 2P प्लस w1, T3 की वैल्यू 2 का स्क्वायर P प्लस 2w1 प्लस w2 प्लस T4 की वैल्यू रखेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? P के टर्म को एक साथ कर लिया, w1 को एक साथ कर लिया, w2 को एक साथ और w3 को एक साथ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये भी आपका जीपी में है, तो जीपी में होता है 8a r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 अपन r माइनस 1। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है, पुट करेंगे तो हो जाएगा, अब पदों की संख्या 4 है तो हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1।
ऐसे ही दूसरे वाले में पदों की संख्या 3 है तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1। यहाँ पे पदों की संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पद है ही नहीं तो 2 माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुल घिरनियों की संख्या मान लीजिए n है, जिसमें एक अचर पुली हो और n माइनस 1 चर हो, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा W इक्वल टू 2n माइनस 1 p प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1 W1 प्लस एस वन। इसको जोड़ते जाएंगे। यदि हम पुली की भार को इक्वल माने, यानी W1 W2 W3 W4 सब आपस में बराबर हो, तो W की वैल्यू हो जाएगी 2n माइनस 1 p प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1 W प्लस 2n माइनस 2 माइनस 1 W प्लस एस वन। इसको हम लोग W को कॉमन लेकर के सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा W की वैल्यू 2n माइनस 1 p प्लस W माइनस n इंटू W। यहाँ से हम लोग यांत्रिक लाभ निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपका आ रहा है, ये यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होगा, लेकिन कब? जब पुली के भार को कंसीडर किया जाए। यदि पुली के भार को हम कंसीडर ना करें तो इसी में हम स्मॉल w की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी रेशियो आपका हो जाएगा 2n माइनस 1। तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में याद रखेंगे हम लोग कि थर्ड सिस्टम ऑफ पुली फर्स्ट सिस्टम का उल्टा होता है। इसमें जितनी रस्सी होती है, जितनी पुली होती है, उतनी ही रस्सी को भी हम यूज करते हैं, और वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू होती है 2n माइनस 1। जब आदर्श मशीन होगी तो ईटा की वैल्यू वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब वास्तविक मशीन होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल भी दिया है, यदि 4 भारहीन घिरनियाँ, भारहीन है, भारहीन का मतलब ये हुआ कि स्मॉल w की वैल्यू 0 है, घिरनी की तीसरी पद्धति से लगी हुई है, 1050 न्यूटन के भार को रोकने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा? आप देख सकते हैं इसमें n की वैल्यू दिया जा रहा है 4। घिरनी थर्ड सिस्टम में है, ये तो क्लियर हो गया। भार का मान दिया है, w का मान दिया हुआ है, और आपको निकालना है कितना आयास लगाना, p का मान निकालना है। W और P जुड़ा होता है मैकेनिकल एडवांटेज से। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W बाई P। W का मान आपको पता है, P का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए इफिशिएंसी, चूँकि यहाँ पे इफिशिएंसी नहीं दिया है तो इसको हम लोग आदर्श मशीन मानेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1। क्यों? क्योंकि थर्ड सिस्टम के केस में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो होता है और उसकी वैल्यू होती है 2n माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू, n मतलब टोटल पुलियों की संख्या 4 दिया है, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू p बाई W। W का मान पता है 1050, p का मान हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन है, एक घिरनी के तीसरे तंत्र में 4 घिरनियाँ लगी हुई हैं। यदि यंत्र की दक्षता 75% हो तो 12 किलोन्यूटन के भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी? थर्ड सिस्टम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में थर्ड सिस्टम दिया हुआ है और घिरनी की संख्या है 4, तो n की वैल्यू 4 हो गई। दक्षता ईटा की वैल्यू दी जा रही है 75% यानी 0.75। तो 12 किलोन्यूटन के भार को, W का मान 12 किलोन्यूटन है, कितना आयास लगाना पड़ेगा? P का मान आपको निकालना पड़ेगा। W का मान पता है, P का मान आपको निकालना है। ये कब निकलेगा? जब मैकेनिकल एडवांटेज पता हो। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है W बाई P। तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे मिलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है ईटा इंटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो थर्ड सिस्टम के केस में होता है 2n माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू दी जा रही है 4, तो यहाँ से मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो मिल जाएगा। ईटा का मान पता है, मैकेनिकल एडवांटेज निकल जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W बाई P। W का मान दिया हुआ है 1050, W का मान दिया है 12 किलोन्यूटन, तो हम लोग P का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से P का मान आ रहा है 1066.66 न्यूटन। फिर पूछा गया है कि घर्षण में क्षय होने वाले आयास को भी ज्ञात करें। घर्षण में क्षय हो रहा है, इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं इसको। इफ़िशिएंसी आपको दिख रही है 75%, तो 25% नुकसान हो जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे, P के मान का 25% निकाल देंगे। यानी P का लगा रहे हो आप 1066.66, तो इसका 25% गुणे 25/100 यानी इसका बट्टे 4 कर लेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये घर्षण की वजह से नुकसान हो जाएगा। घर्षण जब काम करता है तो वहाँ पर एफिशिएंसी की वैल्यू 100 से कम आती है, और जब घर्षण को हम कंसीडर नहीं करते हैं तो एफिशिएंसी को 100% मानते हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी 75%, तो 25% जो नुकसान हो रहा है वो मशीन को चलाने में के फ्रिक्शन में ख़त्म हो जा रहा है, वही फ्रिक्शन के कारण नुकसान होता है। तो यहाँ पे हम इनपुट के रूप में यदि 1066.66 न्यूटन देते हैं, तो मशीन को सिर्फ 1066 में से 266.66 माइनस करेंगे, यानी 800 न्यूटन ही बस मिलता है। बाकी जो 266 न्यूटन है वो फ्रिक्शन की वजह से नुकसान होता है। थैंक यू।